हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, क्लास 10th। ठीक है, चैप्टर 1 का हमने इंट्रोडक्शन आपको दे ही दिया था। इसका क्या क्या थोड़ा बहुत समझा भी दिया था। रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, ये सब समझा दिए थे, रेशनल इरेशनल। अब एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.1 क्या है। एक्सरसाइज 1.1 को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज समझनी है। क्या, मैं लिख देता हूं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक, ये क्या चीज है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ये थोड़ा बहुत जो पुराने आपने पढ़ा है उसी के रिलेटेड है। क्या है, जैसे मान लो एक एग्जांपल है, 4 से डिवाइड करेंगे हम किसे, 7 को। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे हम 7 को, तो 4 बन जा 4 और 3 क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर। ठीक, अब आपने ये पढ़ा होगा जो ये 7 है वो क्या चीज़ है, डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड। और ये जो 4 है वो क्या है, डिवाइजर। लिख देता हूं, 7 क्या है आपका, डिवाइडेंड, 4 क्या है आपका, डिवाइजर, और 1 क्या है आपका, कोशेंट, और 3 क्या है आपका, रिमाइंडर। पढ़ा है ना ये तो। ठीक है, जब हम 4 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 तो कोशेंट आएगा और 3 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर 7 क्या है आपका, डिवाइडेंड, 4 क्या है आपका, डिवाइजर, 1 कोशेंट एंड 3 रिमाइंडर। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पढ़ा है ना, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो 4 बन जा 4 प्लस 3 7 आ गया ना, आ गया। ठीक, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये है, ये आपने पढ़ा ही होगा अपने आप। ठीक, अब हम क्या है इसमें, हम मान लेते हैं लेट डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू ए। डिवाइडेंड को हमने क्या मान लिया, ए। डिवाइजर इज इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया, बी। कोशेंट इज इक्वल्स टू क्या मान लिया, क्यू। ठीक, एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया, आर। ठीक है, मतलब हमने डिवाइडेंड को ए माना, डिवाइजर को हमने बी मान लिया, कोशेंट को क्यू, रिमाइंडर को आर। तो इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे ले लो तो डिवाइडेंड की जगह क्या हो जाएगा, ए। डिवाइजर की जगह क्या हो जाएगा आपका, बी। कोशेंट की जगह क्या हो जाएगा आपका, क्यू। और रिमाइंडर की जगह क्या हो जाएगा आपका, आर। तो क्या फॉर्मूला बन गया, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां पर जो है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, कौन कौन से, ए एंड बी। और ध्यान रखना है कि ए जो होगा हमेशा बी से बड़ा होगा, ए जो होगा वो हमेशा बी से बड़ा ही होगा। ठीक है, और ध्यान रखना है कि आर जो होगा वो हमेशा बी से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होगा। जानते ही होंगे कि जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही तो होगा, होगा नहीं होगा। जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा ही तो होता है, नहीं होता है, और 0 या फिर 0 से बड़ा होता है। तो आर जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन होगा और इक्वल्स टू होगा 0 के, लेस देन होगा आपके बी के। बी यहाँ पर क्या है, डिवाइजर। ठीक है ना, तो हमने दोबारा देख लेंगे क्या है,
डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने क्या करा, डिवाइडेंड को a मान लिया, डिवाइजर को b मान लिया, कोशेंट को q मान लिया, रिमाइंडर को r मान लिया। ठीक, तो इससे क्या हुआ, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r आ गया ना, आ गया। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, और ध्यान रखना है कि a जो होगा वो b से बड़ा होगा। जानते ही हैं कि जो डिवाइडेंड होता है वो हमेशा डिवाइजर से बड़ा होता है, और जो r होगा वो b से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है ना। ठीक, अब देखो एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं ये समझाने के लिए कि r जो होगा वो b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर क्यों होगा, कैसे होगा। देखो ध्यान से देखो, 4 से ही डिवाइड करते हैं हम। मान लो हम यहाँ ले लेते हैं 5, तो 4 1 जा 4, 1 आ गया रिमाइंडर। ठीक, और ले लेते हैं हम 6, 4 1 जा 4, 2 आ गया रिमाइंडर। और ले लेते हैं हम 7, 4 1 जा 4, कितना आ गया रिमाइंडर, 3। और ले लेते हैं हम 8, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया यार, 0 लिख दें, 0। अब तुमने यहाँ से देखा होगा कि जो रिमाइंडर है वो कितना आया, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 0। इसका मतलब है जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा। देखो 4 से डिवाइड करने पे एक बार 1 आया, 4 से डिवाइड करने पे एक बार 2 आया, 4 से डिवाइड करने पर 3 भी आ सकता है, 4 से डिवाइड करने पर 0 भी आ सकता है। तो इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक, वही हमने यहाँ पर बताया। ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। ठीक, अब देखो एक और चीज है, एक और है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गो। ठीक, अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, अभी तक तुमने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, अब पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या चीज है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कुछ नहीं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक लेमा का ही एक हिस्सा है। क्या है, बस इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर का हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो वी फाइंड एचसीएफ, वी फाइंड HCF of 2 or 3 positive integers by Euclid's division algorithm। अब कैसे निकालेंगे वो अभी बताएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर का हम एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। ठीक, नोट कर लो इसको। देखो पहला क्वेश्चन, देखो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना। तो एचसीएफ निकालना किसका, पहला क्या है, 135 एंड 225। तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना सॉल्यूशन। 135 एंड 225। अब मैंने बताया था कि 2 पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं ए और बी। लेट ए एंड बी एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि जो ए होगा वो हमेशा बी से बड़ा होगा, ए जो होगा वो हमेशा बी से बड़ा होगा। तो यहाँ पर ए हम क्या मानना चाहिए, ए हमें यही तो मानना है 225। सो ए इज इक्वल्स टू
225 एंड b इज इक्वल टू 135। ठीक है, अब बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अभी बताया था लेमा क्या बताया था कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और आर जो मैंने बताया था वो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा और b से छोटा, सही है, डिवाइजर से छोटा। तो देखो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम यहाँ डिवाइड करते हैं 135 225 को, 135 से 225 को डिवाइड करें तो 135 बन जा 135, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर 90 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, ऐसे तो लिखते हैं। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है। 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 90 जो है 0 के बराबर नहीं है ना, तो ये ना, तो लिख देंगे 90 इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं आएगा रिमाइंडर तब तक हम करेंगे। ठीक, 90 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब अगला फिर से करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि जो इस 90 को हम इस तरीके से कर लेंगे, अब फिर से यहाँ पर ये कर लेंगे 135, जो डिवाइजर था पहले वो अब डिवाइडेंड बन गया, रिमाइंडर जो था वो अब क्या हो गया, डिवीजर। तो 90 बन जा 90, यहाँ कितना बचा 45। ठीक, अब फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे, पहले ये लिख देते हैं नाउ 135 इज टेकन एज डिवाइडेंड and 90 is taken as divisor। ठीक, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सिंपल 135 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अब यहाँ पे भी देखा आपने कि 45 जो है वो 0 के बराबर नहीं, मतलब रिमाइंडर जो आया वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है एक और स्टेप करना पड़ेगा हमें। लिख देंगे 45 इज नॉट इक्वल टू 0। आगे करेंगे हम यहाँ पर फिर से वही, अब ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, 45 2 जा 90। अब देखो यहाँ पे आ गया खत्म। ठीक, तो अब ये कर लेंगे फिर से, नाउ 90 इज taken as dividend and 45 is taken as divisor। ठीक, by Euclid's division lemma 90 is equals to 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। अब जो SCF होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जहाँ पर रिमाइंडर खत्म होगा 0 हो जाएगा, तो जो SCF होगा वो उसका डिवाइजर होगा। इसमें डिवाइजर कितना है 45, तो SCF क्या हो गया इसका, सो SCF इज इक्वल्स टू SCF ऑफ 135 and 225 is 45 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, क्लियर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखो इसका, 196 and 38,220। ठीक है, इसका SCF निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बिल्कुल सेम तरीका है। क्या करेंगे हम, let A and B be any two positive integers। ठीक, और हम जानते हैं जो A होता है वो B से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है A क्या होगा यहाँ पर, ये
A इज इक्वल टू 38,220 और B क्या होगा इसमें 196। ठीक, डिवाइड कर देते हैं, क्या है तो लिख देते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम। ठीक है, डिवाइड करते हैं 196 डिवाइड बाई, ये कौन इधर लिखना है, ठीक है 38220। ठीक, 196 बन जा 196, 12 में से 6 का 6, 17 में से 9 का 8, 2 में से बन गया 1, ये 2 डाल लेंगे हम, यह 9 बार जाएगा यहाँ पर, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 86, कैरी 8, 9 बन जा 9 और 8 17, 12 में से 4 का 8, 15 में से 6 का 9, अब ये 0 उतार लेंगे यहाँ पर, 196 5 जा 980, ये तो डायरेक्ट एक ही बार में 0 आ गया। ठीक है ना, पूरा डिवाइड करना होता है, ध्यान रखना, तो पूरा एक ही बार में 0 आ गया तो सिंपल सा है, तो लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा 38,220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0, 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। ठीक, और हमने बताया था अगर 0 रिमाइंडर आ जाता है तो उसका जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो सो लिख देंगे रिमाइंडर इज 0, सो HCF ऑफ 196 and 38,220 is 196। ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है वो अपने आप आपको करना, सेम है बिल्कुल जैसे ये करा है पहला और सेकंड पार्ट, वैसे ही आपको थर्ड पार्ट करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, सेकंड क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हमें किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q + 1 6q + 3 या फिर 6q + 1 की फॉर्म में शो करना है। ठीक है, तो वही है, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है। क्या है, हमें पता था बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हमें पता है यूक्लिड डिवीजन के अनुसार a जो होता है वो BQ + R के बराबर होता है नहीं होता, और जो R होता है वो हमेशा B से तो छोटा होता है और 0 या फिर 0 से बड़ा होता है, ये तो पता ही है, बता ही दिया था पहले। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट a जो होगा वो कोई एक पॉजिटिव एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, एंड b जो हम मानते हैं वो ध्यान से देखना, इसमें देखो q के साथ क्या है, इसमें 6, देखो q के साथ वाला b तो होता है, q के साथ वाला क्या होता है b, तो यहाँ पे q के साथ क्या है यहाँ पर 6, तो इसका मतलब है कि हम b को क्या मानेंगे 6 मानेंगे, b को हम क्या मान लेंगे 6, सिंपल है। ठीक, अब लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। ठीक, अब देखो, अब हम जानते हैं कि अगर b 6 है तो जो r होगा वो 6 से छोटा ही होगा नहीं होगा, तो जो r होगा सो r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, सिंपल सा है। अगर b 6 है तो जो r होगा वो हमेशा 6 से छोटा ही होगा, तो 0 1 2 3 4 एंड 5, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 के इक्वल है तब तो ये इसमें लगा देंगे a इज इक्वल टू b की जगह 6, q ऐसे r की जगह हम क्या लिख देंगे 0, तो a बराबर क्या हो गया इज इक्वल टू 6q हो गया, a बराबर 6q इज इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड हो जाता है आपका 6q, तो 2 की टेबल में 3q बार आएगा, तो 2 कॉमन ले लिया हमने तो 3q आ गया ब्रैकेट में, तो 2 3 या 6q। इसका मतलब है कि जो ये है a है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, इज डिविजिबल
बाई 2। सिंपल, 2 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है ये। तो इसका मतलब है, हमने एक चीज बताई थी सबसे पहले कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो इवन होता है। क्या होता है? इवन। इसका मतलब है कि a बराबर 6q जो होगा वो क्या होगा? इवन होगा। सो इट इज एन इवन इंटीजर। ठीक, अब ऐसे ही आगे देखेंगे। इफ r इज इक्वल टू 1, अगर r हम 1 मान लेते हैं r को, तो a बराबर क्या होगा आपका? 6q प्लस 1। अब देखो यहाँ पर 2 से अगर हम करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 6q तो चला जाएगा, 3q लेकिन रिमाइंडर बच रहा प्लस का 1 बाद में। और जब पूरा पूरा वो 2 से नहीं कटता है, डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक ऑड इंटीजर होगा। तो इसका मतलब है इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो इट इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, ठीक, सिंपल है। अब एक और देखते हैं। इफ r इज इक्वल टू 2, अब 2 रखें हम इसमें, तो 2 जब रखेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 3q प्लस 1, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा। तो इसका मतलब है रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है। तो लिख देंगे इज डिविजिबल बाई 2। सो जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? इवन इंटीजर। सो इट इज एन इवन इंटीजर। सिंपल। अब इसी तरीके से अब r बराबर क्या रखेंगे हम? 3। इफ r इज इक्वल टू 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 3, ठीक, इज इक्वल टू 2 कॉमन, देखो ये तो हो रहा है, 3q जाएगा, ठीक। अच्छा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6q प्लस 3 को, 6q प्लस 3 को तोड़ लें 2 प्लस 1 में, 2 प्लस 1 में तोड़ सकते हैं ना। तो जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 3q, यहाँ से क्या बचेगा? प्लस का 1, और ये जो प्लस का 1 है वो बिल्कुल अलग रहेगा। तो इसका मतलब है कि प्लस का 1 अलग है तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, और रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। लिख देंगे इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो इट इज एन ऑड इंटीजर। ठीक, इसी तरीके से हम r बराबर क्या ले लेते हैं? 4। इफ r इज इक्वल टू 4, तो a बराबर क्या हो गया? 6q प्लस 4। 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3q, यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 2, कुछ नहीं बचा बाहर को, तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल हो रहा है 2 से। सो इट इज एन इवन इंटीजर। ठीक, अब r बराबर 5 ले लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 5, 6q प्लस, ऐसे ही 5 को तोड़ लें 4 प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन लेके, यहाँ पे बचेगा 3q, यहाँ क्या बचेगा? 2, और प्लस का 1 आपका बाहर बचेगा। तो इसका मतलब है रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो इट इज ऑड इंटीजर। तो हम यहां से देखेंगे जो ऑड इंटीजर आए वो किस किस फॉर्म में आए, बताओ। जो ऑड इंटीजर आए वो किस किस फॉर्म में आए? देखो, ऑड इंटीजर एक तो ये है, किस फॉर्म में आया? 6q प्लस 1, ठीक। ऑड इंटीजर एक आपका ये है, ये किसकी फॉर्म में आया? 6q प्लस 3, ठीक है। और ऑड इंटीजर क्या है हमारा? ये है 6q प्लस 5। देखो यही कहा है इसने कि जो ऑड इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म के होंगे? 6q प्लस 1 के होंगे, या फिर या 6q प्लस 3 के होंगे, या 6q प्लस
5 के। इसका मतलब हमारा सही है बिल्कुल, ठीक, प्रूव हो गया। सो हो गया, तो लिख देंगे हैंस एनी टू पॉजिटिव odd integer in the form of लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या है? एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? क्या है? एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं और उस पीछे क्या कर रहा है? मार्च कर रहा है कौन? आर्मी बैंड। उसमें कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं एक परेड में। तो अब द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, और जो दो ग्रुप्स हैं वो एक ही कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं। हमें क्या निकालना? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ध्यान रखना, जहां भी ये मैक्सिमम आ जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम आता है, तो वहां हम सीधे सीधे HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। सिंपल है। तो अब HCF निकालने का तरीका मैंने बता दिया था पहले ही क्वेश्चन में। HCF कैसे निकालते हैं? तो किसका HCF निकालेंगे ये बताओ? HCF किसका निकालेंगे? 616 एंड 32। HCF ऑफ 616 एंड 32, इसका ही तो निकालेंगे HCF। ठीक, अब देखो कैसे निकालेंगे। लेट A एंड B be any two positive integers और मैंने बताया था कि a जो होता है वो b से बड़ा होता है, तो यहां पर a क्या होगा? 616 एंड b क्या होगा यहां पर? 32। सिंपल। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा भाई? तो हम करके देख लेते हैं डिवाइड। 32 और यहाँ पर 616 देखें करके। 32 बन जा 32, कितना बचेगा? 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। 6 भी उतार लें हाथ के हाथ, तो ये कितनी बार जाएगा आपका? ये आपका जाएगा 9 बार। 9 2 18 का 8 कैरी 1, 9 3 27 1 28। कितना आ गया रिमाइंडर? 8। ठीक, तो हम लिख देते हैं इसको 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। अब मैंने कहा था रिमाइंडर 0 नहीं है यहाँ पर, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आगे और करना पड़ेगा हमें, तो आगे कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये 32 उतार लें यहाँ पर, 8 4 जा 30 हो गया हमारा यहाँ पर खत्म, 0 रिमाइंडर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? नाउ 32 इज टेकन एज डिवाइडेंड एंड 8 इज टेकन एज डिवाइजर by Euclid's division lemma। 32 is equals to 8 multiply 4 plus 0। तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ गया? रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि जो HCF होगा, HCF ऑफ 616 एंड 32 कितना होगा? बताओ, डिवीजर ही तो होता है। डिवीजन क्या है इसमें? डिवीजर क्या है इसमें? 8। तो HCF कितना हो गया इसका? 8। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? देखो फोर्थ क्वेश्चन,
यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1 for some integer m। सिंपल सा है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर वो किसके फॉर्म में दिखाना है, या तो 3m या फिर 3m plus 1 जहां पर कुछ इंटीजर m है। ठीक, तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a बराबर जो होता है वो बी क्यू प्लस आर होता है, और जो r होता है वो b से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, समझ गए। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, मैंने कहा था b कैसे मानते हैं, b यहाँ पर ये देखो ये दे रखा है इन्होंने 3, इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से, तो b बराबर हम क्या मान लेंगे इसमें 3, और जब b 3 है तो r कितना होगा, सो r इज इक्वल टू 0 1 2, यही तो होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा। अब इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 है तब r अगर 0 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह आपका 3q प्लस 0, तो कितना हो गया ये 3q। अब वो कह रहा है स्क्वायर करना, स्क्वायर का बताना है, तो हम स्क्वायरिंग कर लें बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर नीचे 3q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक, क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, सिंपल, और 9q स्क्वायर होगा तो इसका हम 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 3 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 3q स्क्वायर, 3 3 या 9 होते हैं ना, तो 3 हमने अगर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में 3q स्क्वायर, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3m, जो ब्रैकेट में होगा उसे हम m लिख सकते हैं, और हम लिख देंगे यहाँ पर वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक, सिंपल। अब अगला आ जाओ, इफ r इज इक्वल टू 1 तो a बराबर 3q प्लस 1, सिंपल। तो इसका मतलब है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये a का तो a स्क्वायर हो जाएगा और ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता नहीं होता, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल है ना। तो हम लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, मतलब 2 3 जा 6 बन जा 6q, सिंपल। 3 कॉमन ले लें हम, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर, ये तो आएगा नहीं 3 में कॉमन, तो ये 1 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2q और प्लस का 1 बाहर, और ये हो जाएगा आपका 3, ब्रैकेट वाला मैंने बताया था m मानेंगे, तो ब्रैकेट को हम क्या मान लेंगे m प्लस 1 लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, सिंपल। अब आ जाओ अगला, इफ r इज इक्वल टू 2 a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2ab मतलब 2 3 जा 6 6 2 जा 12q, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q पहले लिख लो चाहे, प्लस 4 को हम तोड़ सकते हैं 3 प्लस 1 में, ठीक, जिससे कि 3 कॉमन भी आ जाए हमारा,
ये हो जाएगा 3 कॉमन लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस का 1 अलग से। ये हो गया आपका 3m प्लस 1। मैंने बताया था ब्रैकेट वाले को हम m मान लेंगे और यहाँ लिख देंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ इसका, इसे बिगाड़ देता हूँ मैं। ये हो गया आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तो ये तो हो गया 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू कितना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक, अब हमने देखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर जो फॉर्म आई वो क्या आई, देखो एक बार तो 3m आई, दूसरी बार क्या आई 3m प्लस 1 आई, तीसरी बार क्या आई 3m प्लस 1। यही तो हमें दिखाना था कि 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में वो आना चाहिए। तो लिख देंगे हैंस, पूरी लाइन ये लिख देना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer is either of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m। बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। क्या चेंज है, बस कि वहां पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था और इस क्वेश्चन में क्या है क्यूब, तो ये चेंज ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, वही चीज लिखेंगे, y यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू क्या होता है आपका बी क्यू प्लस आर, और जो r होता है वो b से छोटा और 0 या 0 से बड़ा होता है। सिंपल है, ये तो पता ही है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b, अब यहां पर ये क्या हो गया आप कि b जो होगा वो यहां पर 9 मानेंगे, बिल्कुल मान सकते हैं, 9 ही मान सकते हैं हम, है ना, 9 मान सकते हैं। लेकिन जो रिमाइंडर फिर जो r होगा वो क्या क्या हो सकता है, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन हमें नहीं करना है, तो सिंपल सा अगर कुछ ज़्यादा है 9 है तो हम ये देखेंगे कि 9 जो है किसकी टेबल में आ रहा है, 9 किसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में, तो हम भी आसानी से हम 3 मान सकते हैं, छोटा मान सकते हैं। अगर 9 भी मानोगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, समझ गए। इसलिए हम ये देखेंगे कि जो 9 है वो किससे जा रहा है, किससे जा रहा है 3 से, तो इसका मतलब है कि भी हम 3 मान सकते हैं। अब जो r होगा, सो r इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब तो सिंपल है, सिंपल, बहुत कम आए हमारे r। अब इफ r इज इक्वल टू 0, सबसे पहले r बराबर क्या मानेंगे 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और 3q प्लस 0 को 3q हम लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अब क्यूब कर लें, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, और 3q का क्यूब क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 क्यूब। इसमें हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में 3q क्यूब, और मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो ब्रैकेट में उसे m मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9m, सिंपल। और बस ये लिख देना है हमें कि वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब, सिंपल है। अब आगे आ जाओ, इफ r इज इक्वल टू 1, तो a बराबर 3q प्लस 1, फिर से वही क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्यूब ऑन बोथ साइड करोगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q
प्लस 1 का क्यूब। अब क्या हो गया कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। होता है नहीं होता है? ठीक, तो हम कर लें इसे। तो 3 क्यूब का क्यूब तो हो गया 27 क्यूब, 1 का हो गया 1 प्लस 3ab, तो 3ab का मतलब हो गया 3 3 जा 9 1 जा 9 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, 27 क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लें, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर, क्यू से क्यू की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 क्यू की 1 से करेंगे तो क्या आएगा 9 क्यू। सिंपल। अब इसमें हम 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा 3 क्यूब, 1 तो अलग आ जाएगा क्योंकि 1 में 9 को ले नहीं सकते हम। यहाँ से क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा 9 तो खत्म, क्यू बचेगा, और प्लस का ये जो 1 रह गया था वो हमारा बाहर आ गया। अब मैंने बता चुका हूँ कि जो ब्रैकेट में होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, हम m। तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। सिंपल। वेयर लिख देंगे, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक। इफ r इज इक्वल टू 2, a is equals to 3 cube plus 2 cube on both sides, then a cube is equals to 3 cube plus 2 का क्यूब, that is 3 क्यूब का क्यूब क्या होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 क्यूब। 2 का क्यूब क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3ab, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 क्यूब ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2, ये हो गया 27 क्यूब प्लस 8, 18 3 जा 54, क्यू की क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर, 18 2 जा 36 और क्यू। 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा 3 क्यूब, यहाँ से 8 तो कॉमन में आएगा नहीं, बाहर आ जाएगा, और 54 में क्या कॉमन आएगा 6, 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 4 क्यू। ठीक, प्लस का यहाँ 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9m प्लस 8। मैंने बताया था जो ब्रैकेट में होता है उसे हम क्या मान लेते हैं m। वेयर लिख देना है बस यहाँ पर, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। सिंपल हो गया, क्लियर हमारा। अब आखिर में देखो हमें क्या पूछा था, उसने कहा था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m होगा, या 9m प्लस 1 होगा, या 9m प्लस 8 होगा। अब हम देखो क्वेश्चन में, पहली बार हमने करा क्यूब तो क्या आया 9m, दूसरी बार करा हमने तो क्या आया 9m प्लस 1, तीसरी बार करा तो क्या आया 9m प्लस 8, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया, तो हमारा आंसर हो गया। अब बस हमें लिखना है एंड में, क्या लिखना है एंड में, देखो ये लिख देना, यहाँ पे लिख देना, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हैंस इसमें से ही लिखना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्लियर है? जो क्यूब होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो या तो 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 की फॉर्म का होगा। सिंपल है। ये एक्सरसाइज 1.1 के सब क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक, इसे नोट कर लेना सब, और एक्सरसाइज 1.2 अगली वीडियो में हम डाल देंगे। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दूसरों को भी बताना, दूसरे बच्चों को भी, जिससे वो भी इस वीडियो से अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, ओके।